डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 16, मन्नत की चीखें। डेविल मन्नत को पैन हो रहा है। ही गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अथर्व अभी भी खंजर से उस आदमी की आंखों में वार कर रहा था। बाकी दोनों आदमियों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं। पर अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अथर्व के चेहरे और उसकी बॉडी पर खून के छींटे उड़ चुके थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर में वह आदमी बेजान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था। उसके हाथों और पैरों की उंगलियां कटी हुई थीं और फर्श पर बिखरी हुई थीं। उसकी चेस्ट से चमड़ी निकली हुई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसकी मौत कितने दर्दनाक तरीके से हुई होगी। अथर्व ने बचे हुए दोनों आदमियों की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर की तरफ देखा। खंजर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। साथ ही अथर्व का चेहरा और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। इस वक्त वह किसी नरभक्षी की तरह लग रहा था। तभी उन दोनों आदमियों ने रोते हुए कहा, हमारी जान ले लो प्लीज, हमें टॉर्चर मत करो। कहते हुए वो दोनों वहां से उठने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें पहले ही आदित्य ने इतना टॉर्चर किया था कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचे थे। अथर्व ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डर लग रहा है? उन दोनों ने रोते हुए अपना सर हिलाया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की मौत इसके मुकाबले थोड़ी कम दर्दनाक होगी। पर दर्दनाक तो होगी। कहते हुए वह दोनों की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद अथर्व कुर्सी पर बैठकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने सामने उन दोनों लोगों को देख रहा था, जिनकी बॉडी इस वक्त जल रही थी। अथर्व को इस वक्त उनकी चीखें सुनकर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो लोग इस वक्त आग में जलते हुए चिल्ला चिल्लाकर मदद की भीख मांग रहे थे, पर उनकी मदद करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उनकी जली हुई बॉडी बेजान होकर अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। अथर्व ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच में आएगा, जो कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी इससे भी ज्यादा बुरी हालत करूंगा मन्नत। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें छूने का, देखने का, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ मेरे पास है। कहते हुए अथर्व अंधेरे रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे कबीर नजर आया, जो कि कॉल पर बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अथर्व समझ गया था कि कबीर कशिश के साथ बात कर रहा है। कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ कशिश के साथ बात करते वक्त आती थी, वरना उसका चेहरा हर वक्त इमोशनलेस या फिर हद से ज्यादा कठोर नजर आता था। अथर्व ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा और कॉरिडोर से होता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसे कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य नजर आया, जो कि इस वक्त अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर एक जगह पर खड़े होकर गुस्से से दूर तक जंगल की तरफ देख रहा था। आदित्य को देखकर अथर्व के चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे धीरे आदित्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। किसी के कदमों की आहट महसूस करते ही आदित्य ने पीछे पलटकर देखा। एक पल के लिए अथर्व को देखकर वह हैरान हो गया, पर अगले ही पल जैसे ही उसे याद आया कि यह कोई छोटा और नॉर्मल बच्चा नहीं, बल्कि कबीर कपूर का बेटा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अथर्व ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आपको नहीं लगता कि आपको घर जाना चाहिए? अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छोटे डेविल, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम मन्नत की किडनैपिंग के बारे में कशिश और दिव्या दोनों में से किसी को कुछ मत बताना। कहते हुए आदित्य वहां से जाने लगा। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, अंकल, मुझे मेरी मन्नत के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं। कहते हुए अथर्व एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर अपनी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। आदित्य ने गुस्से से मन ही मन कहा, शैतान का बेटा, जंगली शैतान। कहते हुए वह भी अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अथर्व भी अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अथर्व ने कॉल उठाकर देखा तो ये किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से नज ने घबराते हुए कहा, लिटिल मास्टर, मन्नत बेबी को होश आ गया है। वह इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वह किसी की बात नहीं सुन रही है। आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। नस की बात सुनते ही अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने तेज आवाज में कहा, मेरी मन्नत का ध्यान रखो, मैं आ रहा हूं। कहते हुए कॉल कट कर दिया। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, स्पीड बढ़ाओ। अथर्व की बात सुनकर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। करीब 15 मिनट के बाद अथर्व की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही अथर्व गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर भागा। कुछ ही देर में अथर्व थर्ड फ्लोर पर आ गया था। वह कॉरिडोर से दौड़ता हुआ मन्नत के वार्ड की तरफ जा रहा था। बॉडीगार्ड भी अथर्व की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने अथर्व के चेहरे पर इससे पहले इस तरह के एक्सप्रेशन कभी नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, वरना आज से पहले तो उन्होंने सिर्फ अथर्व के चेहरे पर गुस्सा और शैतानी एक्सप्रेशन ही देखे थे। अथर्व दौड़ता हुआ वार्ड के बाहर आया। तभी उसे अंदर से मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, गंदे अंकल।
हमें छोड़ दो, हमारे डेविल आपको मार देंगे। हमें छोड़ दो, डेविल, उन्होंने हमें थप्पड़ मारा, वह हमें ले जाएंगे। मन्नत की चीख सुनकर अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तेज धक्का देकर दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि दोनों नज ने मन्नत को पकड़ रखा था, पर मन्नत उन्हें अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी। मन्नत को इस कंडीशन में देखकर अथर्व की आंखें सर्द हो गईं। उसने तेज आवाज में कहा, मन्नत। अथर्व की आवाज सुनते ही मन्नत, जो कि रो रही थी, उसने अपना आंसू भरा चेहरा उठाकर अथर्व की तरफ देखा और धीमी आवाज में रोते हुए कहा, डेविल। कहते हुए वह और जोर जोर से रोने लगी। अथर्व दौड़ता हुआ मन्नत के पास आया। उसने दोनों नस की तरफ देखते हुए कहा, गेट लॉस्ट। अथर्व की इतनी भारी आवाज सुनकर दोनों नस वहां से दौड़कर बाहर भाग गईं। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा जो कि रोते हुए उसे ही देख रही थी। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एंजल, डोंट क्राई। मैं आ गया हूं ना। मन्नत ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अथर्व पर अपनी पकड़ मजबूत करके रोते हुए कहा, उन्होंने मन्नत को थप्पड़ मारा। मन्नत को पेन हो रहा है, आपको पता है। उन्होंने मन्नत को गंदी वाली गाली दी, जो टीवी में एक बार गंदे वाले अंकल ब्यूटीफुल आंटी को दे रहे थे। उन्होंने मन्नत से कहा कि वह गंदी बच्ची है। वो मन्नत को मार रहे थे। देखो, मन्नत का ब्यूटीफुल फेस उन्होंने गंदा कर दिया। कहते हुए मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। मन्नत की बातें सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह उन चारों आदमियों को दोबारा जिंदा करके इस तरह से तड़पा तड़पा कर मार दे। अथर्व ने गाड़ी में अपने कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि वह जानता था कि मन्नत उसके चेहरे पर और कपड़ों पर खून देखकर डर जाएगी। अथर्व ने मन्नत को खुद से दूर करके उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मन्नत को अपने राइट गाल पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सिसकते हुए कहा, डेविल, दर्द हो रहा है। मन्नत को बहुत दर्द हो रहा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके गाल पर से अपना हाथ हटा लिया और देखा कि मन्नत का नाजुक गाल सुस चुका था। अथर्व ने धीरे से उसके गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ये ठीक हो जाएगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, मारना, आप उन्हें मारना, वो बहुत बुरे थे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए कहा, मैं भी उन्हें मारूंगा। तुम अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगती। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत ने कहा, सच में, और वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। मन्नत अपनी क्यूटनेस को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस थी और वह अपनी क्यूटनेस को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। मन्नत की बात पर अथर्व ने प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम ऐसे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट ला कर दूंगा। अथर्व के मुंह से चॉकलेट की बात सुनते ही मन्नत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखकर मासूम सी आवाज में कहा, डेविल, हमें मॉम के पास जाना है, हमें उनकी याद आ रही है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तुम्हें चोट लगी है ना? अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो उन्हें भी पेन होगा। क्या तुम चाहती हो कि दिव्या आंटी को भी पेन हो? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए अपना सर ना में हिलाया। अथर्व ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसे मजबूती से गले लगा लिया और पूरी तरह से उसमें समा गई। अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में अथर्व को महसूस हुआ कि मन्नत गहरी सांस ले रही है। अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। कुछ देर बाद अथर्व मन्नत को लेकर मेंशन के लिए निकल चुका था। वह मन्नत को अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था। आदित्य भी थोड़ी देर पहले ही मन्नत को देखकर वापस चला गया था। वह खुश था कि उसकी बेटी ठीक है। योजक चिन्ह। वही दूसरी तरफ, इटली, एक आलीशान महल के अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर लंबे लंबे घूंट ले रहा था। उसकी उम्र 35 लग रही थी। उसने अंधेरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई और वहां पर पीली लाइट की रोशनी में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर को देखकर उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, मुझसे दूर जाकर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाया और तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। ये तो गलत बात है ना? तुम अपने आशिक को कैसे भूल सकती हो, जाने मन? कहते हुए वह आदमी अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उस आदमी ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, कम इन। उसके इतना कहते ही एक आदमी, जिसने बॉडीगार्ड की तरह कपड़े पहने हुए थे, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मास्टर, मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। उसने इतना कहा ही था कि वह आदमी, जो अब तक शराब पी रहा था, उसकी पकड़ से गिलास और मजबूत हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। अपने बॉस की डरावनी आवाज सुनकर उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मास्टर, मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। हमारे आदमियों ने उस बच्ची को किडनैप कर लिया था, पर बीच में डार्क लॉर्ड आ गया। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि उसके माथे के बीचों बीच एक बुलेट लग गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर गया। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन पर फूंक मारते हुए कहा, डार्क लॉर्ड, कब तक मेरे रास्ते में आओगे? बहुत हो चुका है तुम्हारा।
पहले तुमने मेरी पोजीशन पर हमला किया, अब तुम मेरे बदले के बीच में आ रहे हो। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। कहते हुए उस आदमी ने अपने हाथ में पड़ी हुई गन को जमीन पर पटक दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वह हल्के नशे में लग रहा था। वह चलता हुआ तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाने मन, सुना है कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी है। मैं उसे अपने पास लाना चाहता था, पर इस बार भी डार्क लॉर्ड मेरे रास्ते में आ गया। कहते हुए उस आदमी ने तस्वीर पर अपने होंठ रखे। ये तस्वीर दिव्या की थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तस्वीर को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये 10-12 साल पुरानी तस्वीर होगी, जिसमें दिव्या कॉलेज गोइंग गर्ल लग रही थी। उस आदमी ने दिव्या की तस्वीर को पागलों की तरह चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं जाने मन, तुम ना सही, तुम्हारी बेटी तो आएगी मेरे पास। अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो वह तुम्हारी और मेरी बेटी होती। वो हमारी बेटी होती। जाने मन, तुमने क्यों मुझे धोखा दिया? कहते हुए वह आदमी गुस्से से दिव्या की तस्वीर को देखने लगा। अगले ही पल उसने अपनी गन निकालकर दिव्या की तस्वीर पर शूट करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दिव्या की तस्वीर पर कई सारी बुलेट के निशान हो चुके थे। उस आदमी ने गन पर फूंक मारते हुए कहा, जिस तरह से आदित्य सिंघानिया ने तुम्हें मुझसे दूर किया था, मैं उससे उसकी बेटी को उससे दूर कर दूंगा। कहते हुए वह आदमी जोर से हंसने लगा। एपिसोड 17, मन्नत का सीडीओ से फिसलना। हे एवरीवन, अगर आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज रिव्यू दे दीजिए। सब लोग पढ़ते हो पर रिव्यू गिने चुने ही कुछ लोग देते हैं। रिव्यू देने में क्या प्रॉब्लम है यार, आप सब लोग दे दो ना। योजक चिन्ह। वह आदमी अभी भी अजीब तरह से दिव्या की तस्वीर को देख रहा था। तभी उसके टेबल पर रखा हुआ मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने टेढ़ी नजरों से अपने मोबाइल की तरफ देखा। उसके मोबाइल पर प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसने अपनी गर्दन पर अजीब तरह से हाथ फेरा और मोबाइल उठाकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। इस हंसी की आवाज सुनकर उसने नफरत भरी आवाज में कहा, डार्क लॉर्ड। दूसरी तरफ से अभी भी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, हंसना बंद करो। कहते हुए उसने अपने हाथों की पकड़ मोबाइल पर मजबूत कर दी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि वह हाथों से ही दबाकर मोबाइल को चकनाचूर कर देगा। दूसरी तरफ से डार्क लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का, दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने का। अब तेरी लाइफ बर्बाद होगी। मैंने तुझे कहा था मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना। डार्क लॉर्ड की बात सुनकर वह आदमी हैरान हो गया। अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, इसका मतलब आदित्य सिंघानिया तेरा अपना है। तूने उसको बचाने के लिए इस बार भी मेरे रास्ते में टांग अड़ाया। इसका अंजाम तुझे भुगतना ही होगा, डार्क लॉर्ड। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तूने पहले मेरी पोजीशन छीनी और अब तू मेरे और मेरे दुश्मनों के बीच में आ रहा है। उस आदमी की बात सुनकर दूसरी तरफ से डार्क लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं तो उनको सबक सिखाना पड़ता है, और आजकल तो तू कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। खुद के लिए कुत्ता सुनकर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, डार्क लॉर्ड, अपनी औकात में रह। उस आदमी की बात सुनकर डार्क लॉर्ड ने और जोर जोर से हंसते हुए कहा, मेरी औकात क्या है और क्या नहीं, ये तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए डार्क लॉर्ड ने कॉल कट कर दिया। डार्क लॉर्ड के कॉल कट करते ही उस आदमी ने गुस्से से अपने मोबाइल को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे नफरत है तुमसे। सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा डार्क लॉर्ड। तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। आदित्य सिंघानिया से ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुझसे। कहते हुए वह आदमी चिल्लाने लगा। तभी उसे बाहर से अपने बॉडीगार्ड के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मास्टर। बाहर से अपने बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर वह आदमी गुस्से से अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया। इस वक्त वह अपने बड़े से आलीशान मैंशन के 3rd फ्लोर पर था। उसने कॉरिडोर में आकर देखा तो इस वक्त लिविंग रूम में उसके बॉडीगार्ड्स और घर के सारे नौकर एक जगह पर खड़े थे। उस आदमी ने ऊपर से ही बेहद डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कौन मर गया है जो तुम लोग चिल्ला रहे हो? उस आदमी की आवाज सुनकर उसके सारे नौकर और बॉडीगार्ड्स तुरंत साइड हो गए। अगले ही पल उस आदमी की नजर लिविंग रूम में पड़ी एक लाश पर गई। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। वह दौड़ता हुआ पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा। इस वक्त वह बिल्कुल किसी पागल इंसान की तरह लग रहा था। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो एटीट्यूड, जो गुस्सा, जो नफरत नजर आ रही थी, वह अब जैसे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह 3rd फ्लोर से लिविंग रूम में महज 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गया। वह दौड़ता हुआ जाकर लाश के पास खड़ा हो गया। उस लाश की हालत काफी खराब थी। उसकी हाथों की उंगलियां कटी हुई थी, चेहरे पर कई खरोचों के निशान थे, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रायमा। कहते हुए वह घुटनों के बल लाश के सामने बैठ गया। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा डार्क लॉर्ड। तुमने मेरी रायमा को मुझसे छीना है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा। तुम्हारे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स और घर के नौकर घबराकर लिविंग रूम के एक एक कोने में छुप गए। तभी उस आदमी के कानों में एक शांत मगर ठंडी आवाज पड़ी, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, ब्लैक ईगल।
इस आवाज को सुनकर ब्लैक ईगल ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एक 50-55 साल की औरत सीढ़ियों से उतरते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत की बात सुनकर ब्लैक ईगल ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ब्लैक ईगल की बात सुनकर वह औरत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, जान क्या लोगे तुम मेरी, मैं तो 5 साल पहले ही मर गई थी। कहते हुए वह औरत गुस्से से वहां से चली गई। योजक चिन्ह। नेक्स्ट मॉर्निंग, राठौर मैंशन। मन्नत इस वक्त अथर्व के ऊपर सो रही थी। अथर्व ने भी उसे मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी सूरज की किरणें सीधा अथर्व के चेहरे पर पड़ी। रोशनी चेहरे पर पड़ते ही अथर्व ने अपनी आंखें खोली। हमेशा की तरह आंख खुलते ही उसकी आंखों के सामने मन्नत का छोटा सा चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसकी आंखों में सॉफ्टनेस भर आई। अथर्व ने मन्नत के माथे पर धीरे से किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। अथर्व की किस को महसूस करके मन्नत नींद में ही मुस्कुराने लगी। अथर्व ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और बिस्तर से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अथर्व ट्रैक पैंट पहनकर बाहर आया। अथर्व को बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने की आदत थी। उसने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और रूम का दरवाजा खोलकर अपनी प्रैक्टिस के लिए चला गया। अथर्व अपने मार्शल आर्ट ट्रेनर के साथ इस वक्त प्रैक्टिस कर ही रहा था। तभी एक सर्वेंट दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने घबराते हुए कहा, छोटे बाबा, मन्नत बेबी रो रही है, वह आपको बुला रही है। अथर्व, जो कि इस वक्त काफी सीरियस तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, मन्नत का नाम सुनते ही पलटकर सर्वेंट की तरफ देखा और दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। अथर्व तेजी से फर्स्ट फ्लोर से दौड़ते हुए थर्ड फ्लोर पर आ गया। वहां पर पहुंचते ही उसे कॉरिडोर में मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनकर अथर्व ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और भी तेजी से दौड़ता हुआ घर के अंदर आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे छोटी सी मन्नत कहीं भी नजर नहीं आई। अथर्व ने तेज आवाज में कहा, मन्नत, वे आर यू। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत, जो कि बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी, जल्दी से बिस्तर के बाहर आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मन्नत को देखते ही अथर्व तेज कदमों से मन्नत के पास आ गया। मन्नत तभी अथर्व के पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, डेविल, वह हमें ले जाएंगे, वह बहुत बुरे हैं, आप हमें छोड़कर क्यों गए, हमें डर लग रहा था, अगर वह लोग मन्नत को फिर से लेकर गए तो। कहते हुए मन्नत फूट फूट कर रोने लगी। अथर्व ने नीचे झुककर मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा, तुम्हारा डेविल है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपाते हुए कहा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वह स्कूल में मन्नत को लेने के लिए आएंगे, आपको पता है, वह स्कूल से मन्नत को लेकर गए थे, हम स्कूल बिल्कुल नहीं जाएंगे, मन्नत ने जिद करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। उसने थोड़े गुस्से से कहा, आप स्कूल जाओगी, मैंने आपको लोगों से डरना नहीं बल्कि सिचुएशन का सामना करना सिखाया है। आप मेरी सनशाइन हो, मेरी एंजल हो, मेरी मन्नत हो, आप इस तरह से डर नहीं सकती। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, पर हमें डर लग रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, मन्नत ने जिद करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, नो मोर आर्गुमेंट्स मन्नत, आप स्कूल जाएंगी, स्कूल में मैं भी रहूंगा, कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर बाथरूम में चला गया। अथर्व मन्नत को हमेशा की तरह नहला रहा था, पर मन्नत बिल्कुल भी मान नहीं कर रही थी। उसे स्कूल नहीं जाना था और अथर्व जबरदस्ती उसे स्कूल भेज रहा था। मन्नत ने एक बार अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखकर अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, डेविल, प्लीज ना, हमें डर लग रहा है, हमें स्कूल नहीं जाना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व, जो कि उसके बालों में शैम्पू कर रहा था, उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने कहा ना एंजल, मुझे आपकी फालतू बातें नहीं सुननी, आप स्कूल जा रही है मतलब जा रही है। कहते हुए उसे नहलाने लगा। मन्नत पूरा टाइम खुलकर बाथटब में बैठी हुई थी, पर अथर्व ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उसे छोटे से तौलिए में लपेटकर अपनी गोद में उठाकर रूम में आ गया। हमेशा की तरह अथर्व ने मन्नत को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाया और उसके छोटे छोटे बालों की 2 चोटियां बना दी। मन्नत अभी भी फुला सा मुंह बनाकर अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व ने मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। कहते हुए अथर्व भी नहाने के लिए चला गया। अथर्व के जाते ही मन्नत ने बेड पर कूदते हुए कहा, डेविल, हमें स्कूल नहीं जाना, आप बहुत बुरे हो, आप हमें फिर से स्कूल भेज रहे हो। अगर उसने फिर से मन्नत को किडनैप कर लिया तो। उसने मन्नत के क्यूट से फेस पर थप्पड़ भी मारा था। मन्नत ने कितना मना किया, फिर भी उसने नहीं सुना। हम दोबारा स्कूल नहीं जाएंगे। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे कदमों से बिस्तर से नीचे उतर गई और दबे कदमों से रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर पूरा खाली था, क्योंकि अथर्व के फ्लोर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। मन्नत ने अपने नाखून से चबाते हुए कहा, हमें सीढ़ियों से उतरना होगा। कहते हुए उसका फूला हुआ मुंह और भी ज्यादा फूल गया। मन्नत पूरी आलस की दुकान थी। बचपन से लेकर आज तक उसे खुद के पैरों पर चलने की नौबत काफी कम टाइम ही आई थी। उसके आसपास उससे प्यार करने वाले और उसका ध्यान रखने वाले इतने लोग थे कि वह दिन भर किसी न किसी की गोद में यहाँ से वहां घूमती रहती थी। और अथर्व ने तो उसे ज्यादा ही बिगाड़ लिया था। अथर्व के पास जब भी वह होती थी, उसे अपनी गोद में ही यहाँ से वहां लेकर जाता था।
जिस वजह से छोटी सी मन्नत का आलसपन और भी ज्यादा बढ़ गया था। मन्नत अपना मुंह बनाते हुए कह रही थी, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है मन्नत बेबी, तुम्हें यहीं से जाना होगा। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे कदमों से कॉरिडोर से होती हुई सीढ़ियों के पास आ गई। अथर्व के रूम में अथर्व जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर आया, उसने बेड की तरफ देखा। बेड पर उसे मन्नत नजर नहीं आई। ये देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए तौलिए को साइड में फेंककर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मन्नत। पर फिर भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, कितनी बार कहा है मुझे मेरी बात काटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। फिर तुम क्यों सब करती हो मन्नत। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ बालकनी में आ गया। क्योंकि काफी बार मन्नत इसी बालकनी में चलती कूदती रहती थी और फूलों के पौधों को देखती रहती थी। बालकनी में देखने के बाद भी अथर्व को मन्नत नजर नहीं आई। ये देखकर उसने मजबूती से अपनी आंखें बंद की और तेज कदमों से चलता हुआ रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे मन्नत नजर आई, जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। ये देखकर अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही मन्नत कॉरिडोर से होती हुई सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। अभी वह मुश्किल से 2 सीढ़ियां ही उतरी थी कि पीछे से उसे गुस्से से अथर्व की आवाज सुनाई दी, मन्नत। इस आवाज को सुनते ही मन्नत ने घबराकर पीछे पलटकर देखा। इसी चक्कर में वह अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जाने लगी। मन्नत को इस तरह से गिरते हुए देखकर अथर्व, जो कि रूम में आने के बाद मन्नत को वहां ना देखकर बुरी तरह से बौखला गया था, उसकी चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मन्नत। पर तब तक देर हो चुकी थी। मन्नत सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा रही थी। अथर्व दौड़ता हुआ सीढ़ियों के पास आया। उसने देखा मन्नत किसी फुटबॉल की तरह नीचे जा रही है। वह मन्नत को पकड़ने के लिए नीचे भागा, पर तब तक मन्नत नीचे जा चुकी थी। उसने लास्ट सीढ़ी पर अपना सर टकराने से पहले धीमी आवाज में कहा, डेविल। आज के लिए बस इतना ज्यादा लगा आज का एपिसोड। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। आप सब प्लीज मेरी कहानी को इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मेरी यह कहानी ज्यादा दिनों तक चलती रहे और मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। एपिसोड 18, 6 साल बाद। 6 साल बाद मूनलाइट क्लब। 18-19 साल के हैंडसम लड़के इस वक्त टेबल पर बैठे हुए थे। एक लड़का लगातार ड्रिंक कर रहा था। वह दिखने में बेहद हैंडसम था। उसकी आंखें इस वक्त काफी डरावनी लग रही थीं। वहीं उसके सामने बैठा दूसरा हैंडसम लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे कितनी ड्रिंक करनी है तुम्हें, कोई इतना ड्रिंक कैसे टॉलरेट कर सकता है। उस लड़के की बात सुनकर उसके सामने बैठे लड़के ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ एक और ड्रिंक का ग्लास अपने मुंह से लगाकर एक ही सांस में खत्म किया और उसकी तरफ देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, किसी नशे में ऐसी ताकत नहीं कि वह अथर्व राठौर पर चढ़ सके। सामने बैठा हैंडसम नौजवान कोई और नहीं, अथर्व था, जो कि अब 19 साल का हो चुका था। अथर्व की बात सुनकर उसके सामने बैठे आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये अजीब सी जगह है। तुम्हारी वजह से मैं अभी बिगड़ रहा हूँ। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में तुमसे दोस्ती की थी। जब से दोस्ती की है, या तो तुम्हारी मार खाता हूँ या तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में फंसता हूँ। कहते हुए आयुष का मुंह बन गया। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने उसे सर्द नजरों से घूर कर देखा, तो आयुष ने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी अथर्व ने तिरछी नजरों से कुछ दूरी पर बैठे हुए 3 आदमियों और एक औरत की तरफ देखा, जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो दिखने में इंडिया के नहीं लग रहे थे। अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर आयुष ने कहा, क्या कर रहा है तू, कुछ तो बता। अथर्व ने आयुष की तरफ देखकर ड्रिंक के ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। कहते हुए अथर्व उन लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी आयुष ने पीछे से परेशानी भरी आवाज में कहा, अथर्व, तुम्हारी वजह से हमने सिक्योरिटी का चकमा दिया है। इस वक्त हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं हैं। कोई गड़बड़ मत करना। आयुष की आवाज सुनकर अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी तरह से आयुष की बात को इग्नोर कर दिया। आयुष ने दांत पीसते हुए कहा, कबीर अंकल, कुछ तो संभाल लो अपनी औलाद को, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। कहते हुए आयुष भी चुपचाप अथर्व के पीछे चलने लगा। अथर्व अब तक उनकी टेबल के पास पहुंच चुका था। उनमें से 3 आदमी इटालियन में कुछ बात कर रहे थे। वहीं वह औरत आदमियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अथर्व ने उनके पास आकर इटालियन में कुछ कहा, जिसे सुनते ही वह चारों अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखने लगे। आयुष को भी इटालियन अच्छे से आती थी, इसलिए वह समझ गया कि अथर्व ने उन चारों से क्या कहा है। आयुष ने खुद से कहा, अथर्व ड्रग मांग रहा है। आयुष ने समझ ही लिया कि यह कुछ ठीक नहीं हो सकता। तभी उसके कानों में उस औरत की आवाज पड़ी, जो कि अथर्व को ऊपर से नीचे तक असली तरीके से देख रही थी और अपने निचले होंठ को चबा रही थी। उसने बेहद सैडिक्टिव वॉइस में इटालियन में कहा, हैंडसम, तुम्हें कौन सा ड्रग चाहिए। उस औरत की बात सुनकर अथर्व ने उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, सबसे महंगा और सबसे पावरफुल वाला ड्रग, जिसे लेने के बाद मैं खुद को दूसरी दुनिया में महसूस करूं। कहते हुए अथर्व उनके साइड में रखी हुई कुर्सी पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो चारों आदमी भी उसे अट्रैक्ट होने से खुद को नहीं रोक पाए। वहीं वह औरत तो अथर्व को देखकर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और अथर्व की गोद में जाकर बैठ गई। उसने अथर्व के गालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, हैंडसम,
ड्रग्स लेते रहेंगे, चलो कुछ एंजॉय करते हैं। उस औरत की उम्र 25 से 27 साल के आसपास लग रही थी। वो अथर्व से करीब 7-8 साल बड़ी। उसके गोद में बैठते ही अथर्व की आंखें गहरी हो गईं। अगले ही पल उसने उस लड़की को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू अथर्व राठौर के बिस्तर पर आ सके। कहते हुए अथर्व ने झटके से उसे अपनी गोद से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व की डरावनी आंखें देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वहीं आयुष ये सब कुछ देखकर हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व करना क्या चाहता है। जब वह लड़की अथर्व की गोद में बैठी थी, आयुष तभी समझ गया था कि इस लड़की की मौत कितनी दर्दनाक होने वाली है। अथर्व को मन्नत के अलावा कोई उसे टच करना हरगिज बर्दाश्त नहीं था और लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। इस लड़की ने खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी, वह भी दर्दनाक मौत को। आयुष अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में उस लड़की की चीख सुनाई दी। आयुष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अथर्व के हाथ में एक छोटा सा खंजर था जो कि इस वक्त उस लड़की की आंखों के आर पार हो चुका था। आयुष ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हार्टलेस डेविल। कहते हुए वहां से पलटकर जाने लगा। तभी पीछे से उसे फिर से चीखें सुनाई दी, पर आयुष रुका नहीं। वह जानता था कि ये चीखें उन चारों की हैं। कुछ देर बाद उन चारों की चीखें आना बंद हो गईं। आयुष, जो कि मुश्किल से अपने टेबल के पास पहुंचा था, उसने पलटकर देखा तो उन चारों में से किसी की गर्दन, किसी की जीभ, किसी का हाथ तो किसी की कलाई कटी हुई थी तो किसी की आंखें फटी हुई थीं। आयुष ने अपना सरनामे हिला दिया। वह अपने इस डेविल दोस्त की क्रुएलिटी से वाकिफ था। वह जानता था कि यह इंसान के रूप में एक जीता जागता शैतान है। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त खून की छींटें थीं और वह काफी डरावना लग रहा था। उसने खंजर की तरफ देखा, खंजर से टप टप करके खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। अथर्व ने खून की बूंद को अपनी उंगली पर लेते हुए कहा, खून मुझे पसंद है। कहते हुए वह शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वहां पर मौजूद लोग, जो कि यह नजारा देखकर पहले ही सदमे में जा चुके थे, उनकी रीढ़ की हड्डियों में उन्हें कंपन महसूस होने लगी। वो ये तो नहीं जानते थे कि यह नौजवान कौन है, पर इसका भयानक रूप देखने के बाद कोई भी उसके हैंडसम चेहरे से अट्रैक्ट होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आयुष ने खुद से कहा, ओ गॉड, ये डरावना इंसान पता नहीं कितनों को हार्ट अटैक देकर मार डालेगा। हे भगवान, इसके अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत डाल। आयुष ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर आयुष ने देखा तो यह अथर्व का मोबाइल था। आयुष ने फ्लैश हो रहे नाम को देखा जिस पर मेरी मन्नत लिखा हुआ था। उसने खुद से कहा, क्यूट एंजल, अब तुम ही इस डेविल को इंसान बना सकती हो। कहते हुए वह मोबाइल लेकर अथर्व की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जो कि अभी भी खून को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। आयुष ने अथर्व के पास आकर उसके हाथ में मोबाइल देते हुए कहा, एंजल का कॉल आ रहा है। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आयुष की तरफ देखा और उसके हाथों से मोबाइल छीनकर कॉल पिक करके उसने मोबाइल अपने कानों से लगाकर बेहद सॉफ्ट वॉइस में कहा, मन्नत। दूसरी तरफ मन्नत की जगह पर किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर अथर्व की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। अगले ही पल वह गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट को निकालकर फेंक दिया और इस शर्ट से उसने अपना चेहरा साफ किया। अथर्व को इतनी तेजी से क्लब से बाहर जाते हुए देखकर आयुष ने खुद से कहा, उस छोटी शैतान ने फिर से क्या कर दिया है। हे भगवान, ये दोनों धरती पर मेरा जीना हराम करने के लिए ही आए हैं क्या? आपने मुझे इन दोनों का नौकर बनाकर भेजा है। कहते हुए आयुष दौड़ता हुआ अथर्व के पीछे भागा। दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एक 12 साल की लड़की गुस्से से एक लड़की के बालों को पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डेविल के बारे में ये सब कहने की? तुम उन्हें हैंडसम कैसे कह सकती हो? वह सिर्फ हमारे डेविल हैं। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहते हुए वह लड़की लगातार दूसरी लड़की का सर दीवार पर पटक रही थी। दूसरी लड़की के माथे से खून की बूंदें टपक रही थी, पर पहली वाली लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तभी पहले वाली लड़की के कानों में किसी का चिल्लाने की आवाज पड़ी, मन्नत, रुक जा। क्या कर रही है तू? इस आवाज को सुनकर बहुत छोटी सी लड़की, जो कि दूसरी लड़की का सर पटक रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। ये थी मन्नत, जो कि अब 12 साल की हो चुकी थी। पहले की तरह ही इनोसेंट, पर पहले की तरह डरपोक नहीं, अब वह काफी ज्यादा शैतान और खतरनाक बन चुकी थी। आखिर वह एक जीते जागते शैतान के साथ 24 घंटे जो रहती थी। इस आवाज को सुनकर मन्नत ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने खड़ी साक्षी की तरफ देखा, जो कि गहरी सांस लेते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मन्नत ने गुस्से से दूसरी लड़की को जमीन पर पटक कर उसके गाल पर लगातार थप्पड़ मारते हुए कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने कहा कि यह हमारे डेविल से शादी करना चाहती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? वह सिर्फ हमारे हैं, हम इसकी जान ले लेंगे। कहते हुए मन्नत उसके पेट के ऊपर बैठकर उसे लगातार मारने लगी। मन्नत इस वक्त छोटी डेविल की तरह लग रही थी। वहीं वह लड़की रोते हुए मन्नत को खुद से छोड़ने के लिए कह रही थी, पर मन्नत इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में थी। जब साक्षी ने देखा कि मन्नत बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही है, वह दौड़ते हुए मन्नत के पास आई। उसने मन्नत को कंधों से पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश की, तो मन्नत ने साक्षी को धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे।
मन्नत की डरावनी आवाज और उसकी आंखें देखकर साक्षी भी घबराकर मन्नत से दूर खड़ी हो गई। मन्नत की नीली आंखें, जो हमेशा मासूमियत नजर आती थी, इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसकी आंखें देखकर साफ समझ जा सकता था कि इस वक्त वह कितने गुस्से में है। मन्नत ने उस लड़की की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में हमारे डेविल का ख्याल आया भी कैसे? वह सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। कहते हुए मन्नत उसे फिर से एक मुक्का मारने ही वाली थी कि तभी मन्नत के कानों में एक ठंडी मगर बेहद सर्द भरी आवाज पड़ी, मन्नत। इस आवाज को सुनते ही मन्नत का छोटा सा हाथ, जिसका पंच उसने बनाया हुआ था और वह उस लड़की के मुंह पर मारने ही वाली थी, हवा में ही रुक गया। उसने उसी तरह से पीछे पलट कर देखा तो कॉरिडोर से अथर्व वहीं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। अथर्व इस वक्त एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहने हुए था। 19 साल का अथर्व इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। जो कोई भी उसे देखता, उस पर से अपनी नजर हटाना भूल जाता। अथर्व को देखते ही मन्नत की नीली आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह जल्दी से उस लड़की के पेट से खड़ी होकर दौड़ते हुए अथर्व की तरफ भागने लगी। मन्नत को इस तरह से भागते हुए देखकर अथर्व, जो कि तेज कदमों से उसी की तरफ आ रहा था, उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने तेज आवाज में कहा, मन्नत, भागो मत। अथर्व की आवाज सुनते ही मन्नत, जो कि तेजी से भाग रही थी, उसके कदम वहीं रुक गए और वह अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुककर अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई। अथर्व तेज कदमों से चलते हुए मन्नत के सामने आ गया। उसने मन्नत का छोटा सा चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ये सब क्या है, मन्नत? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हो डेविल? कहते हुए मन्नत अपना क्यूट सा फेस बनाकर अथर्व को देखने लगी। अथर्व मन्नत की चालाकियों को अच्छे से जानता था। उसने जमीन पर पड़ी हुई लड़की की तरफ देखा, जिसके माथे से खून निकल रहा था और जिसकी यूनिफॉर्म भी कई जगह से फट चुकी थी। अथर्व ने गहरी आवाज में कहा, ये सब क्या है? तुम इस तरह से किसी को कैसे मार सकती हो? अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने पीछे पलटकर जमीन पर गिरी हुई लड़की की तरफ देखा और कहा, हम इसकी जान ले लेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके बारे में बात करने की? आप सिर्फ हमारे हैं और यह कह रही थी कि यह आपसे शादी करना चाहती है। हम इसे कैसे छोड़ देते? आप सिर्फ हमारे हैं, ना डेविल? बोलो ना। कहते हुए मन्नत अपने दोनों हाथों से अथर्व की शर्ट को खींचने लगी। एपिसोड 19, आई एम ओनली योर्स मन्नत। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त स्कूल के कॉरिडोर में अथर्व मन्नत के सामने खड़ा था और मन्नत भी गुस्से से उसके सामने खड़ी थी। मन्नत के चेहरे पर गुस्सा दिखा तो अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। अथर्व को अपने सवाल के जवाब की जगह मुस्कुराते हुए देख मन्नत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अथर्व की तरफ देखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आप हमें इसके लिए कैसे डांट सकते हो? आप सिर्फ हमारे हो और अगर कोई आपको अपना कहे तो हमें गुस्सा आएगा ना? मन्नत ने अपनी नीली नीली आंखों से अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। अथर्व ने एक नज़र जमीन पर पड़ी हुई लड़की की तरफ देखा और फिर अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ। उसके बॉडीगार्ड उसे लड़की को लेकर वहां से चले गए। ये देख मन्नत ने गुस्से से कहा, आप उसे कहां लेकर जा रहे हो? क्या आप उसे अपने पास रखने वाले हो? कहते हुए मन्नत की नीली नीली आंखों में गुस्सा और आंसू नजर आने लगे। अथर्व ने नीचे झुककर मन्नत की आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, स्टॉप मन्नत। मैं उसे कहीं नहीं लेकर जा रहा हूं। रोना बंद करो। यू नो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तो आप किसी और की फिक्र मत करो ना। आपको सिर्फ मन्नत की फिक्र करने की इजाजत है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पिछले 6 सालों में अथर्व ने मन्नत को खुद की ऐसी आदत लगा दी थी कि मन्नत अथर्व के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके ख्यालों में, उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ अथर्व बसा हुआ था। हर वक्त, हर पल उसे सिर्फ अथर्व की याद आती थी। अथर्व ने नीचे झुककर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने भी अपने दोनों हाथ अथर्व के गले में लपेट दिए और अपना छोटा सा सिर उसके सीने पर रख दिया। अथर्व ने एक नज़र सबकी तरफ देखा तो सारी लड़कियां वहां से भाग गईं। अथर्व के पीछे खड़े आयुष ने अथर्व और मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सब सही कहते हैं, शेर की जान छोटे से चूहे में होती है। कहते हुए वह हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अथर्व की कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। मन्नत इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई थी और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी मजबूत चेस्ट पर अपनी उंगलियां चला रही थी। अथर्व मन्नत के बालों को सहलाते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मन्नत ने अथर्व के चेस्ट पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, डेविल, आप इतने हैंडसम क्यों हो? मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखा। मन्नत अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अथर्व ने गहरी आवाज में मन्नत को देखते हुए कहा, बिकॉज आई एम योर्स मन्नत। और तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती, फिर चाहे वह इंसान हो, सामान हो या फिर कुछ और। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें तारों की तरह चमकने लगीं। उसने अथर्व के गाल पर किस करते हुए कहा, सच में आप हमारे हो? डेविल, हमने रिया को कितनी बार बोला कि आप सिर्फ हमारे हो। पता है वह क्या बोलती थी? कि आप बस हमारे साथ इसलिए रहते हो क्योंकि आप हमारे बड़े भाई की तरह हो। हमने उसे कहा कि वह आपको हमारा भाई ना बोले।
मन्नत की बात सुनकर और उसके मुंह से खुद के लिए भाई सुनकर अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर मन्नत की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें शांत हो गईं। मन्नत ने अपना क्यूट सा चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप तो हमारे डेविल हो। आप हमारे डेविल हो ना। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। मन्नत को मुस्कुराते हुए देखकर अथर्व ने धीरे से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, सो जाओ। कहते हुए उसने मन्नत का छोटा सा सिर अपने सीने पर रखा और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर क्यूट सी आवाज में कहा, डेविल, आपने यहाँ किस नहीं दी। कहते हुए मन्नत ने अपने माथे की तरफ इशारा किया। अथर्व ने झुककर उसके माथे पर किस कर लिया, जिसे देखकर मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मन्नत ने खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमें हमारे घर लेकर जा रहे हो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा, बस उसे मजबूती से अपने सीने से लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें काफी गहरी थीं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा और उसके गाल पर किस करके गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागते हुए मैंशन के अंदर आ गई। 2 दिन से वह राठौर मैंशन में थी, इसलिए उसे अपनी मॉम और अपने डैडी की बहुत याद आई थी। लिविंग रूम में आते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, मॉम, डैडी, हम आ गए। मन्नत की आवाज सुनते ही दिव्या और आदित्य, जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन्हें मन्नत नजर आई, जो कि इस वक्त लिविंग रूम में खड़ी होकर खुशी से उनको आवाज दे रही थी। दिव्या और आदित्य तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गए और दोनों ने एक साथ जाकर मन्नत को गले लगा लिया। मन्नत ने भी उन्हें मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आई मिस यू सो मच। मन्नत की प्यारी सी आवाज सुनकर दिव्या ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मिस यू टू, मेरा बच्चा। कैसा है मेरा बच्चा। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने चमकती आंखों से दिव्या की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, आपका बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ब्यूटीफुल है। कहते हुए मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर और उसकी हंसी सुनकर दिव्या और आदित्य के दिल को जैसे सुकून मिला। दोनों मुस्कुराते हुए अपनी प्रिंसेस को देखने लगे। जब भी उनकी बेटी मुस्कुराती थी, दुनिया में सबसे प्यारी लगती थी। मन्नत को देखकर आदित्य ने उसके पीछे देखा। उसने दिव्या की तरफ देखा तो दिव्या मन्नत के साथ मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने नॉर्मल आवाज में कहा, क्या आप अथर्व के साथ यहाँ पर आए हो, बच्चा। आदित्य की आवाज सुनकर मन्नत ने अपना क्यूट सा फेस आदित्य की तरफ करते हुए कहा, ओहो डैडी, हम यहाँ पर डेविल के साथ ही आएंगे ना, वह हमारे पीछे ही थे। कहते हुए मन्नत ने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। ये देखकर मन्नत का चेहरा लटक गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल कहाँ रह गए। कहते हुए मन्नत दौड़ते हुए लिविंग रूम के दरवाजे के पास आ गई। उसने बाहर देखा तो बाहर अथर्व की कार नहीं थी, जिसे देखकर मन्नत की आंखें छोटी हो गईं। आदित्य भी उसके पीछे आ गया था। उसने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा और फिर बाहर अथर्व या फिर उसका कोई नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर आदित्य समझ गया कि अब उसकी छोटी सी बेटी का मुंह खुलने वाला है। उसने जल्दी से मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आपको आइसक्रीम खानी है। आदित्य के मुंह से आइसक्रीम का जिक्र सुनकर मन्नत, जो कि अथर्व के उसे बिना बताए वापस चले जाने की वजह से गुस्सा थी, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने खुशी से अपने होठों पर अपनी जबान फेरते हुए कहा, आइसक्रीम। कहते हुए उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। आदित्य ने दिव्या की तरफ पीछे पलटकर देखा तो दिव्या भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। आदित्य ने कहा, आज हम तीनों मिलकर बाहर आइसक्रीम पार्टी करेंगे। आदित्य की बात सुनकर मन्नत उसकी गोद में खुशी से कूदने लगी। दिव्या ने आदित्य और मन्नत के पास आते हुए कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, पर पहले मन्नत को चेंज करने दीजिए। अभी तक उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं की है। मन्नत, चलो बच्चा, फ्रेश हो जाओ। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हिलाया। आदित्य ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा। मन्नत ने एक बार आदित्य को नीचे झुकने के लिए कहा और उसके गाल पर किस करके दौड़ते हुए अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। मन्नत के जाते ही आदित्य की मुस्कुराहट गायब हो गई। दिव्या ने आदित्य के चेहरे की तरफ देखा, जो कि बेहद सीरियस नजर आ रहा था। उसने आदित्य से कहा, क्या हुआ है, तुम इतने सीरियस क्यों हो। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान, अथर्व का बर्ताव कुछ दिनों से पूरी तरह से बदल चुका है। पहले के मुकाबले अथर्व मन्नत को खुद से ज्यादा दूर रख रहा है। पहले जब वह यहाँ पर मन्नत को छोड़कर जाता था तो उसके सोने तक मेंशन में ही रुकता था, पर आज वह अचानक से चला गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहा, आदि, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर इतनी टेंशन लेते हो। अगर अथर्व ने मन्नत को हमारे पास छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पेरेंट्स हैं हम उसके, और वैसे भी हफ्ते में 5 दिन मन्नत हमारे साथ ही रहती है। अथर्व बस उसे 2 दिन अपने साथ लेकर जाता है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, पर पिछले 1 महीने से अथर्व मन्नत को अपने साथ सिर्फ 2 बार लेकर गया है। बाकी टाइम वह मन्नत को यहीं पर छोड़कर जाता है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या शांत हो गई। अगले ही पल उसने कहा, आप छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन मत लो। चलो जल्दी से हम भी फ्रेश हो जाते हैं, वरना आपकी छोटी शैतान नीचे आकर तांडव मचा देगी। कहते हुए दिव्या ऊपर रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। आदित्य ने जाती हुई दिव्या की तरफ देखा और फिर वह भी गहरी सांस लेकर दिव्या के पीछे पीछे फ्रेश होने के लिए चला गया।
राठौर मेंशन, स्टडी रूम। अथर्व इस वक्त पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ा था। वहीं कबीर उसके सामने खड़ा था। दोनों बाप बेटे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन दोनों के बीच में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। दोनों के चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। आखिर में कबीर ने अथर्व की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुमने सिक्योरिटी टीम को चकमा क्यों दिया? कबीर की आवाज सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल के साथ कहा, बिकॉज मुझे उन लोगों के पास अकेले जाना था, एडवेंचर करना था। कहते हुए अथर्व ने फिर से खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कबीर ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, बट अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी स्वीट हार्ट की आंखों में आंसू आएंगे, जो कि मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। याद रखना, तुम्हारी वजह से मेरी स्वीट हार्ट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते हुए कबीर की आवाज तेज हो गई। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, डैड, डोंट यू थिंक कि आपकी वाइफ मेरी मॉम है, और एक बेटे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे अपनी मॉम के लिए क्या करना है और क्या नहीं। आप जितना मेरी मॉम से प्यार करते हैं उतना ही मैं भी अपनी मॉम से प्यार करता हूँ। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी वाइफ से प्यार करने का हक नहीं है, उससे प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कबीर की बात सुनकर अथर्व शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर फादर, अपनी पजेसिवनेस को कंट्रोल कीजिए। और रही बात प्यार की, तो मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मॉम भी सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करती है। आप तो उनकी सेकंड प्रायोरिटी हो। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट और उसकी बातें कबीर का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही थीं। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी वाइफ से दूर रहना। कहते हुए कबीर तेज कदमों से चलता हुआ स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। पीछे से अथर्व ने हंसते हुए कहा, मेरी मॉम को टॉर्चर करने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व की आवाज सुनकर कबीर के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गुस्से से पीछे पलटकर अपने बेटे की तरफ देखा, जो कि अब उसे जबान लड़ाने लगा था। एक नज़र उसे गुस्से से देखने के बाद कबीर स्टडी रूम से बाहर चला गया। कबीर के बाहर जाते ही अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ। कुछ जिंदगियां अब होंगी, किसी के दिल टूटेंगे तो किसी की जिंदगी बदल जाएगी। कहते हुए अथर्व ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर कशिश और मन्नत की तस्वीर थी। इस तस्वीर में कशिश ने मन्नत को अपनी गोद में बिठा रखा था और दोनों मुस्कुरा रही थीं। अथर्व ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज। कहते हुए उसने मोबाइल को अपने होठों के करीब किया और हल्के से अपने मोबाइल पर अपने होंठ रख दिए। सिंघानिया मेंशन। मन्नत ने अपने रूम में अपने सारे कपड़ों को बिखेरा हुआ था और इस वक्त वह छोटे से बाथरूम में खड़ी होकर अपने कपड़ों को घूर घूर कर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए। हमेशा अथर्व ही उसे रेडी करता था। मन्नत का चेहरा इस वक्त फुला हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, हम कौन से कपड़े पहने? मन्नत ने इतना कहा ही था कि उसके रूम में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर मन्नत दौड़ते हुए मोबाइल के पास आई। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज उसके कान में पड़ी, पर्पल फ्रॉक। इतना सुनते ही मन्नत का चेहरा खिल गया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, डेविल। एपिसोड 20 छवि। हे गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं दिए तो प्लीज जल्दी जल्दी रिव्यू दे दो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मन्नत की खुशी भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ अथर्व, जो इस वक्त एक अजीब सी जगह पर खड़ा था, उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। मन्नत ने खुशी से पर्पल कलर की फ्रॉक उठाते हुए कहा, डेविल, आपको कैसे पता कि यहाँ पर पर्पल कलर की फ्रॉक है? कहीं आपने यहाँ पर कैमरे तो नहीं लगाए हैं ना? कहते हुए छोटी सी मन्नत घूम घूम कर अपने रूम में देखने लगी। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, बताओ ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मन्नत की प्यारी सी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से अथर्व ने अपनी आंखों को बंद करके मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम कहाँ हो, कब हो, क्या कर रही हो, ये जानने के लिए मुझे किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता होती है एंजल। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाकर एक बार खुद को मिरर में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, हम बहुत प्रिटी लग रहे हैं। आज हमने खुद से नहाया। कहते हुए मन्नत खुशी खुशी अथर्व से बात करने लगी। दूसरी तरफ अथर्व सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। अथर्व पहले से ही काफी कम बात करता था और मन्नत के आने से पहले तो किसी के साथ वह 2-3 शब्दों में बात करता था, लेकिन जब वह मन्नत के साथ होता था तो वह एक अलग इंसान बन जाता था। मन्नत काफी देर तक अथर्व के साथ बात करती रही, पर अथर्व चुपचाप दूसरी तरफ से सुन रहा था। ये देखकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मन्नत के इस सवाल पर भी अथर्व ने सिर्फ हम कहा, जिसे सुनकर मन्नत ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। कट्टी, हम जा रहे हैं डैडी और मम्मा के साथ आइसक्रीम खाने। कहते हुए मन्नत ने कॉल कट कर दिया और मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। अगले ही पल उसने जल्दी से पर्पल कलर की फ्रॉक उठाई और उसे पहनने लगी। कुछ देर बाद मन्नत क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ खुद को मिरर में देख रही थी। उसने मिरर की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मन्नत, कितनी प्रीटी है ना, बिल्कुल बाबी डॉल। कहते हुए मन्नत गोल गोल चक्कर लगाने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी रूम का दरवाजा खोलकर दिव्या अंदर आई।
दिव्या ने इस वक्त एक सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। मन्नत को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर दिव्या ने पीछे से मन्नत को गले लगाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस इतनी खुश क्यों है? दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने चमकती आंखों से मिरर से दिव्या को देखते हुए कहा, हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मन्नत की बात सुनकर दिव्या ने फिर से उसके गाल पर किस कर लिया और फिर मुस्कुराते हुए मन्नत का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चलो वरना आपके डैडी गुस्सा करेंगे। हमें जल्दी से जाकर आइसक्रीम खानी है। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हिलाया। कुछ ही देर बाद सिंघानिया फैमिली अपनी लग्जरियस कार में बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए निकल चुकी थी। इस वक्त तीनों गाड़ी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। कार में एक प्यारा सा म्यूजिक चल रहा था और मन्नत अपनी क्यूट सी आवाज में वही गाना गा रही थी, जिस वजह से दिव्या और आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आखिर उनकी क्यूट सी प्रिंसेस की आवाज बिल्कुल कोयल की तरह मीठी थी, तो ऐसे में उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर वह दोनों कैसे खुद को मुस्कुराने से रोक पाते। कुछ ही देर बाद वह लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। ये देखकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी मुझे यहाँ पर आइसक्रीम नहीं खानी है। मन्नत की बात सुनकर आदित्य ने पीछे पलटकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मेरी प्रिंसेस को कहाँ आइसक्रीम खानी है? आदित्य का सवाल सुनकर मन्नत ने अपने गाल पर उंगली रख ली और कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने खुशी से उछलते हुए कहा, डैडी आपको पता है रोड के साइड में बड़े बड़े ठेले लगते हैं, हमें वहां पर आइसक्रीम खानी है, जैसे सभी लोग खाते हैं। आपको पता है डेविल, हमें कभी भी वहां की आइसक्रीम नहीं खाने देते, पर प्लीज आप हमें वहां की आइसक्रीम खाने दो ना। मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य ने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा, तो दिव्या ने अपनी पलकों को झपका दिया। आदित्य ने अपना मोबाइल निकालकर अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल कर दिया, जो कि इस वक्त उसके पीछे ही थे। आदित्य अपने परिवार को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकलने के बावजूद उसने अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट रखी थी। कुछ देर बाद वह एक बड़े से स्टॉल के सामने खड़े थे। वहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वहां से सभी लोगों को भगा दिया गया हो। छोटी सी मन्नत क्या ही समझ पाती। आदित्य ने पहले ही अपनी सिक्योरिटी को भेजकर यहां से सभी लोगों को हटवा दिया था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती की वजह से उसके परिवार पर कोई आंच आए। गाड़ी से उतरते ही मन्नत खुशी से कूदते हुए स्टॉल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आइसक्रीम पार्लर वाले भैया की तरफ देखकर खुशी से कहा, भैया हमें बड़ी बड़ी 2 आइसक्रीम दो। मन्नत की बात सुनकर आइसक्रीम पार्लर वाले ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और उसने मन्नत और आदित्य को आइसक्रीम दे दी। दूसरी तरफ एक खंडहर जैसे बंगले में इस वक्त लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी इस बंगले के एक रूम का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर आया। उसके पीछे ही 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उस शख्स के चेहरे पर इस वक्त अजीब सी मुस्कुराहट थी। अंदर का नजारा बहुत भयानक था। अंदर करीब 5 लोग थे, जिनकी पीठ पर हजारों चोटें थीं और उनकी पीठ पर कुछ लोग नमक और मिर्च रगड़ रगड़ कर लगा रहे थे। उन लोगों की दर्द से चिल्लाने की आवाजें इस वक्त बेहद भयानक लग रही थीं। पर वहां पर मौजूद बाकी लोगों को तो जैसे इन चीखों की आदत थी, या फिर उन्हें इन चीजों से सुकून मिलता था। जिस शख्स ने अभी अंदर एंटर किया था वह था अथर्व राठौर, जो कि अब खुद भी अपने डैड कबीर राठौर का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में साथ देने लगा था। अथर्व भले ही 19 साल का था, पर जिस हिसाब से उसका दिमाग काम करता था वह दुनिया की किसी भी बड़ी एजेंसी को चकमा देने में कामयाब हो सकता था। 150 आईक्यू लेवल का ये लड़का, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसमें वह जीनियस नहीं था। उसे कोई भी काम सीखने में मुश्किल से 2 या 3 दिन लगते थे, और उन कामों में भी वह इतना परफेक्ट हो जाता था जैसे उसने इस सब की सालों साल प्रैक्टिस की हो। अथर्व अंदर जाकर वहां पर लगे हुए सोफे पर राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए सामने जमीन पर गिरे हुए 5 लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी लग रही है खातिरदारी मिस्टर जोशी, मिस्टर वर्मा, मिस्टर रायचंद, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर पटेल। कहते हुए अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। वह 5 लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि बिजनेस इंडस्ट्रीज के जाने माने नाम थे, जिन्होंने अथर्व और कबीर से पंगा लेने की कोशिश की थी। और आज इस वक्त उनकी ऐसी हालत थी कि ना तो वह मर सकते थे और ना ही वह जिंदा रह सकते थे। उन्होंने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, हम आगे से कभी भी आपके काम में तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहते हुए उन लोगों की चीखें गूंज रही थीं, क्योंकि बॉडीगार्ड्स उनकी पीठ के जख्मों पर नमक और मिर्च रगड़ना तेज कर चुके थे। उन चारों की बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए अपने हाथ में एक गन पकड़ी और उस पर फूंक मारते हुए कहा, यू नो वॉट, राठौरस की दुनिया में माफी जैसा कोई शब्द है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ है तो सजा, मौत और दर्द। कहते हुए कबीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उन चारों की तरफ पॉइंट कर दी। उन चारों ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, तुम चाहो तो हम हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे, पर प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो। उन चारों की बात सुनकर अथर्व ने कहा, लगता है कि तुम्हारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम जैसे लोगों की जान बख्श दूं। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, आई डोंट नीड एनीवन एल्स। अथर्व की बात सुनकर वह चारों और जोर जोर से रोने लगे। अथर्व ने उन्हें इस तरह से रोते हुए देखकर अजीब सा मुंह बनाकर इरिटेट होकर कहा, इनके मुंह में कुछ डालो, इनकी चीखें मुझे इरिटेट कर रही हैं।
अथर्व की बात सुनते ही एक बॉडीगार्ड ने उन चारों के मुंह में कपड़ा डाल दिया और फिर से उन्हें टॉर्चर करने लगे। अथर्व ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसके बाहर आते ही आयुष, जो कि उसके पीछे पीछे ही आया था, उसने गुस्से से कहा, तू हर बार मुझे अकेला छोड़कर भाग क्यों जाता है? तू हमारा प्रॉमिस भूल गया कि हम हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आयुष ने छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा। अथर्व ने घूर कर उसे देखा तो आयुष ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर अपने मुंह पर उंगली रख ली। अथर्व उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। आयुष ने एक नज़र अंदर उन चारों की तरफ देखा और खुद से कहा, ओ गॉड, ये साला पता नहीं क्या क्या करेगा। कहते हुए वह अथर्व के पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में कबीर इस वक्त कशिश को दीवार से सटाकर उसके होठों पर पैशनेटली किस कर रहा था। कशिश उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर की पकड़ कशिश की दोनों नाजुक कलाइयों पर मजबूत थी। कशिश ने कबीर को धक्का देने की कोशिश की, पर कबीर ने उसे दोनों पैरों से ब्लॉक कर दिया। काफी देर बाद कबीर को जब महसूस हुआ कि अब कशिश सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने कशिश के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। कबीर ने जैसे ही कशिश को छोड़ा, कशिश गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसके होठों से खून निकल रहा था, क्योंकि उसके बिस्ट हब्बी ने उसके नाजुक होठों का कचुंबर बना दिया था। कशिश ने गहरी गहरी सांस लेकर गुस्से से कबीर की तरफ देखा। कबीर ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कशिश के होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, तुम्हारे लिप्स इतने टेस्टी क्यों हैं स्वीट हार्ट? इन्हें देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? कबीर की बात सुनकर कशिश ने उसे धक्का देते हुए कहा, क्या फिर से आप हमसे हमारे होठों को खा जाओगे? कहते हुए कशिश सुबकने लगी। उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, जब तुम मेरी लाइफ में आई थी तो साथ में तुम्हारी लाइफ में दर्द भी आया था। अब तुम्हें ये दर्द जिंदगी भर बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम मेरी हो और तुम्हें अपना बनाने, तुम्हें प्यार करने का मेरा पूरा हक है। कहते हुए कबीर ने कशिश की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। कशिश ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आप शैतान हैं, आप जंगली हैं। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, यस स्वीट हार्ट, आई एम योर बेस्ट हब्बी। कबीर की बात सुनकर कशिश अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। कबीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर लगाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, चलो कुछ वाइल्ड करते हैं। कबीर की बात सुनकर कशिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने मन ही मन घबराते हुए कहा, नहीं, ये जंगली इंसान हमारी कमर तोड़ देगा। कशिश वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, पर उसके बीस्ट हब्बी के होते हुए ये पॉसिबल कैसे था? कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कबीर ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम चाहकर भी मेरी कैद से नहीं भाग सकती, बिकॉज मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। कबीर की बात सुनकर कशिश ने गुस्से से कहा, बुढ़ापा आ गया, पर आप सुधरेंगे नहीं। कशिश ने इतना कहा ही था कि कबीर ने अपनी छोटी आंखों से कशिश को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बुढ़ापा? लगता है तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक होने लगा है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें इतना सेटिस्फाई करूंगा कि तुम एक हफ्ते तक बिस्तर से उठने के लायक नहीं बचोगी। कबीर की बात सुनकर कशिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने खुद से कहा, कशिश, ओ इडियट, क्या जरूरत थी इस शैतान को जगाने की? अब तो तू गई बेटा। कशिश का चेहरा देखकर कबीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट? अभी भी मेरी एबिलिटी पर शक है? कोई बात नहीं, मैं 15 दिन तक तुम्हें बिस्तर से नहीं उठने दूंगा। इतना कहकर कबीर फिर से कशिश के होठों पर टूट पड़ा। वहीं कशिश मन ही मन रोते हुए कबीर को गालियां दे रही थी। उसका ये जंगली पति जब देखो तब उसके होठों पर टूट पड़ता था। कशिश ने मन ही मन रोते हुए कहा, हे भगवान, आखिर कितने आदमियों का ठरकपन मिलकर आपने इस ठर की आदमी को दुनिया में भेजा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।